Welcome to GMR online classes. I am Kritika Bhasin and today class is on MCQs, ठीक है, MCQs regarding nursing competitive exams. Okay, so आपको पता है आप सब लोग थ्योरीज पढ़ते हो, ठीक है. थ्योरीज पढ़ने के बाद में MCQ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को सक्सीड करने के लिए, ठीक है. आपको पता है अपन जितने ज़्यादा MCQs करते हैं उतने ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है. तो टुडे क्लास इज टोटली बेस्ड ऑन MCQs और कैसे MCQs को सॉल्व करना है बाय सर्टेन टेक्निक्स, ठीक है, बाय सर्टेन मेथड्स अपन MCQs को कैसे सॉल्व करेंगे. जैसे डायरेक्टली कभी MCQs पूछ लिए जाते हैं, किसी भी वैल्यू का पूछ लिया, ठीक है, पर्टिकुलर किसी चीज को टारगेट रखते हुए पूछ लिया तो वी कैन इजीली सॉल्व इट. लेकिन जब बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें अपन एलिमिनेशन मेथड यूज में लेते हैं कि किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए अपन को क्या करना है, राइट ऑप्शन को चूज करना है. और उसी तरीके से आज अपन क्या करेंगे, मेथड्स को यूज करते हुए MCQs को सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो लेट्स बिगिन द क्लास. ओके, यस. फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is an expected finding in the assessment of the client with bulimia nervosa. क्लियर कि एक क्या है, बुलेमिया नर्वोसा का क्लाइंट है, इनमें से कौन सी ऐसी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है जो क्या करेगी, नर्स असेस करेगी, ठीक है. यहाँ पर असेस करेंगे. बुलेमिया नर्वोसा कैसा डिसऑर्डर है, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है. साइकोलॉजी अपन पढ़ते हैं, साइकाइट्रिक सब्जेक्ट, ठीक है. उसके अंदर अपन देखते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स आते हैं, ठीक है. कौन से डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर्स. ईटिंग डिसऑर्डर्स अपन पढ़ते हैं. ईटिंग डिसऑर्डर्स पढ़े हुए हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक होता है बुलिमिया नर्वोसा. एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा में दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का गोल रहता है वेट को लूज करना. समझ में आया, दोनों का गोल क्या होता है, वेट को लूज करना. दोनों में डिफरेंस क्या है, लेट्स सी. एक तरफ है एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरी तरफ है बुलिमिया नर्वोसा. एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है, जो क्लाइंट है उसको वेट फोबिया हो जाता है, वेट फोबिया, ठीक है. वेट फोबिया होता है तो वो क्लाइंट क्या कर देता है, टोटली स्टॉपेज ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि पूरी तरीके से खाना खाना क्या कर देता है, बंद कर देता है. क्लियर. बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है, जो क्लाइंट है वो खाना खाना बंद नहीं करता. क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रेविंग रहती है खाना खाने की, ठीक है. खाना खाने के बाद में उसके अंदर एक फीलिंग आती है, दैट इज गिल्ट की फीलिंग आती है, डिप्रेशन की फीलिंग आती है, ह्यूमिलिएशन की फीलिंग आती है, ठीक है. जिसकी वजह से वो एक एक्ट करता है जिसको बोला जाता है पुर्गिंग एक्ट. समझ में है, जिसको बोला जाता है पुर्गिंग. क्या बोला मैंने बोला ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, किसके अंदर देखने को मिलते हैं, साइकेट्रिक सब्जेक्ट के अंदर. दो में बांटा गया साइकेट्रिक सब्जेक्ट के अंदर डिसऑर्डर्स को, एक न्यूरोसिस, एक साइकोसिस. न्यूरोसिस जिसके अंदर इंसाइट प्रेजेंट होती है, साइकोसिस जिसके अंदर इंसाइट प्रेजेंट नहीं होती, मतलब जो क्लाइंट है वो अपना अच्छा बुरा नहीं जानता, लेकिन न्यूरोसिस के अंदर इंसाइट प्रेजेंट है क्लाइंट में तो वो अपना अच्छा बुरा जानता है. तो इसके अंदर इतने सीवियर डिसऑर्डर्स देखने को नहीं मिलते, ठीक है. तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्लाइंट क्या हो रहा है, पूरी तरीके से खाना खाना बंद कर रहा है. लेकिन बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या हो रहा है, इन पेशेंट के अंदर खाना खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग रहती है, लेकिन ये खाना खाते ही जस्ट थोड़ी देर बाद में इनके अंदर कैसी फीलिंग आती है, गिल्ट की, ह्यूमिलिएशन की या डिप्रेशन की फीलिंग आती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, पुर्गिंग एक्ट करते हैं. क्लियर है. पुर्गिंग क्या होता है मैम, पुर्गिंग के अंदर क्या होता है, पुर्गिंग को हिंदी में बोला जाता है शुद्धिकरण करना. किसका, खुद की ही बॉडी का. क्लियर, खुद की ही बॉडी का क्या करना, शुद्धिकरण करना. तो क्लाइंट क्या करता है, तीन टेक्निक से पुर्गिंग करता है. पहला वॉमिटिंग, दूसरा डायूरेटिक, तीसरा लेग्जेटिव. वॉमिटिंग, डायूरेटिक, लेग्जेटिव. वॉमिटिंग कैसे करता है, तो मैनुअल खुद को 2 फिंगर्स मुंह में इंसर्ट करी और वॉमिटिंग करवा ली, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई भी स्टिक ले ली, उससे वॉमिटिंग करवा रहा है खुद को, जिससे अपनी बॉडी के जो भी उसने खाया था गिल्ट की, और उसको गिल्ट लगा, बहुत ज्यादा गिल्टी फील हुई और उसने अपनी बॉडी के अंदर से वो बाहर निकाला सब कुछ. क्लियर हो गया. ओके. और डायूरेटिक्स की मदद से कैसे, कि डायूरेटिक्स क्या है, डायूरेटिक्स क्या है, देखिए डायूरेटिक्स, डाई का मतलब होता है डबल और यूरेटिक्स का मतलब होता है यूरिन का फॉर्मेशन. यूरेटिक्स मतलब यूरिन का फॉर्मेशन, वी कैन से दैट यूरिनेशन.
ठीक है। यूरेटिक्स का मतलब क्या हो गया, यूरिनेशन करना, ये आप समझ लीजिए, फॉर्मेशन में रहने दो, यूरिनेशन की यूरिनेशन करना इज नोन एज यूरेटिक्स। एंड डाई का मतलब क्या हो गया, डबल यूरिन फॉर्मेशन करना। तो बॉडी के अंदर सी क्या होगी, वीकनेस तो आएगी बॉडी के अंदर, क्या आ जाएगी, इसकी वजह से वीकनेस आ जाएगी। और लेग्जेटिव्स की वजह से कैसे, कि कॉन्स्टिपेशन के दौरान अपन लेग्जेटिव्स दिया जाता है, क्लाइंट्स को देते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो स्टूल मटेरियल है, फीकस मटेरियल है, उसको क्या किया जाता है, स्मूथ किया जाता है, जिससे एनएस के थ्रू इजीली पास आउट हो जाए। क्लियर, यही है, ठीक है। तो बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या किया जाता है, पुर्गिंग किया जाता है। दोनों के दोनों किसके अंदर देखने को मिलते हैं, दोनों के दोनों किस में देखने को मिलते हैं, एडोलसेंस के अंदर दोनों के इंसिडेंट्स है। एडोलसेंस में भी कॉमनली कौन, गर्ल्स के अंदर देखने को मिलता है एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। क्लियर हो, ठीक है, क्लियर हो इस चीज से, ओके। अब क्या होगा कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर जब क्लाइंट खाना ही नहीं खा रहा, तो उसकी जो बॉडी का वेट है वो सीवियरली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेट लूज होगा, कैसे, सीवियरली वेट लूज होगा। क्लियर। और बुलिमिया नर्वोसा के अंदर जो क्लाइंट है डियर स्टूडेंट्स, उनका जो वेट है वो या तो उनकी पहले का जो वेट था वैसा ही रहता है, एवरेज ही रहता है वेट, या फिर माइल्ड वेट लूज होता है। क्या होता है, माइल्ड वेट लूज होता है। क्लियर। तो अब अपन इस क्वेश्चन को समझेंगे कि इसमें क्या होगा, असेसमेंट क्या क्या नर्स मॉनिटर करेगी। क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सट्रीम वेट लूज। एक्सट्रीम वेट लूज कब होगा, जब क्लाइंट पूरी तरीके से खाना खाना बंद कर देगा। खाना खाना बंद कब करता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर। क्लियर है, यस, ओके। सेकंड ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ लेन्यूगो ओवर बॉडी। मैम लेन्यूगो तो फीटल लाइफ में होते हैं और वो भी सर्टेन एज में आके क्या हो जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं। तो लेन्यूगो कैसे डेवलप हो सकते हैं, देखिए लेन्यूगो डेवलप क्यों होते हैं, जब क्लाइंट क्या करता है, पूरी तरीके से खाना खाना बंद कर देता है, तो उसकी बॉडी का जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है वो वीक हो जाता है। कौन सा सिस्टम, थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम, जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। जब वो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम अपने बॉडी को क्या करेगी, बॉडी को एक कंपनसेशन की मदद से क्या कर रही है, बॉडी के अंदर लेन्यूगो हेयर्स को डेवलप करवा रही है। ये लेन्यूगो हेयर्स क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। और कैसे हेयर्स होते हैं, ये फाइन हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं। तीन तरीके के हेयर्स होते हैं, एक होते हैं लेन्यूगो हेयर्स, वेलस हेयर और टर्मिनल हेयर्स। टर्मिनल हेयर बिल्कुल मेच्योर हेयर्स होते हैं। क्लियर है, इस वजह से ये क्या हो रहे हैं, लेन्यूगो डेवलप हो रहे हैं। कौन सी कंडीशन में होगा, जब खाना खाना पूरी तरीके से क्लाइंट क्या कर देगा, बंद कर देगा, और वो कौन सी कंडीशन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन है। क्लियर हो गया, ओके। थर्ड ऑप्शन, इरोजन ऑफ टूथ इनेमल। टूथ इनेमल का इरोजन होना कब देखने को मिलेगा, जब क्लाइंट क्या कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है। तो वॉमिटिंग में क्या आता है, गैस्ट्रिक कंटेंट के साथ साथ में क्या आता है, एसिड आता है। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। क्लियर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज HCl। ये क्या करता है, आपको पता है, जब भी खट्टे डकार आते हैं तो जो माउथ का जो म्यूकोजा है, ईसोफेगस है, वो रप्चर होती है, यस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो टूथ का इनेमल वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट, वो एसिड की मदद से क्या हो जाएंगे, वहां पे इरोजन डेवलप हो जाएंगे, घाव डेवलप हो जाएंगे, रप्चर हो जाएगा, ठीक है। इनेमल क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ ऑप्शन, मसल्स वास्टिंग। मसल्स वास्टिंग, मसल वास्टिंग किसके अंदर देखने को मिलती है, मसल वास्टिंग देखने को मिलती है किसके अंदर, एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में से तीन ऑप्शन तो किसके हो गए, एनोरेक्सिया नर्वोसा को अंदर देखने को मिला, और ये वाला किसके अंदर देखने को मिला, बुलिमिया नर्वोसा के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, डिस्कशन अपन ने किया था। तो इनमें से कौन सा असेसमेंट फाइंडिंग होगी, इरोजन ऑफ टूथ इनेमल। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले एक एक्स्ट्रा चीज दिखाते हैं आपको। बुलिमिया नर्वोसा के अंदर जब क्लाइंट क्या कर रहा है, माउथ से क्या कर रहा है, पुर्गिंग एक्ट कर रहा है, ठीक है। जब माउथ से क्या कर रहा है, पुर्गिंग एक्ट कर रहा है, 2 फिंगर्स को इंसर्ट करने के बाद में
वॉमिटिंग करवा रहा है खुद को, तो ये जो बोन्स है ना डियर स्टूडेंट्स, ये कैसे हो जाती है, रप्चर हो जाती है, घाव डेवलप हो जाते हैं इन बोन्स पे, ठीक है, क्योंकि ये टीथ के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो वो क्या कैसे दिखते हैं, इस तरीके से दिखते हैं, वो इस तरीके से दिखेंगे, देखिए इस तरीके से दिख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, रेड रेडिश पूरा देखो, बोन्स पूरे ऐसे हो गए। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है रसेल्स साइन। इस साइन को क्या, इस चीज को क्या बोला जाएगा, रसेल्स साइन बोला जाएगा, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नॉर्सेट, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन प्रिपरेशन फॉर द रिमूवल ऑफ द क्लाइंट चेस्ट ट्यूब, क्या ये प्रिपरेशन की जा रही है किसके लिए, क्लाइंट के चेस्ट ट्यूब को रिमूव करने के लिए। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू, नर्स किसके लिए इंस्ट्रक्ट करेगी, क्लाइंट को। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि जब भी क्लाइंट की कोई सी भी ट्यूब को रिमूव किया जाता है, चाहे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हो, ठीक है, चाहे कोई ड्रेनेज हो, कोई चेस्ट ट्यूब हो, ठीक है, कोई सी भी ट्यूब, तो एक टेक्निक क्या की जाती है, अप्लाई की जाती है, जिसको बोला जाता है वल्सल्वा मैन्योर। क्या बोला जाता है, वल्सल्वा मैन्योर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि क्लाइंट को बोला जाता है होल्ड हिज ब्रीथ एंड बियर डाउन, कि अपनी ब्रीथ को क्या कर लो, होल्ड कर लो और उसको बियर डाउन कर लो, ठीक है, ये इसके अंदर बोला जाता है। नेक्स्ट आपको एक कॉमन चीज बताई जाए कि जैसे कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है, उस कॉमन कोल्ड के अंदर क्या होता है, अपने जो नोज है या फिर ईयर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बंद होते हैं। तब क्या करते हैं अपन, नाक को ऐसे पिंच करके क्या करते हैं, अंदर एक एयर का प्रेशर लगा के कान को खोलने की कोशिश करते हैं, राइट। उसको भी क्या कहा जाता है, वल्सल्वा मैन्योर कहा जाता है, वो भी एक क्या है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। तो वल्सल्वा मैन्योर क्या है डियर स्टूडेंट, एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, वल्सल्वा मैन्योवर। कैसी एक्सरसाइज है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है। इसके अंदर क्लाइंट को क्या बोला जाता है, होल्ड हिज ब्रीथ एंड बियर डाउन, क्लियर है, यस क्लियर है मैम। किसने डिस्कवर्ड किया, एंटोनियो वल्सल्वा ने, क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, एंटोनियो वल्सल्वा ने डिस्कवर्ड किया। क्वेश्चन क्या बोला था कि क्लाइंट का चेस्ट ट्यूब रिमूव करना है, तो नर्स क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेगी। ऑप्शन फर्स्ट क्या था अपने पास, ब्रीथ नॉर्मली, क्लाइंट ब्रीथ वैसे भी नॉर्मल करेगा तो उसको इंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, होल्ड हिज ब्रीथ एंड बियर डाउन। मैंने पहले ही बोला कि जितने भी क्या हो रहा है, क्लाइंट की कोई भी चेस्ट ट्यूब रिमूव करनी है तो वल्सल्वा मैन्योर के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है हमेशा क्लाइंट को, चाहे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को रिमूव करना हो, चाहे ड्रेनेज को रिमूव करना हो, चाहे कोई भी ट्यूब को रिमूव करना हो, क्लियर है। तो ये टेक्निक की जाएगी। थर्ड ऑप्शन, टेक डीप ब्रीथ, ठीक है, थर्ड इज टेक डीप ब्रीथ। तो टेक डीप ब्रीथ करने के लिए उसको नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, होल्ड करने के लिए बोलेंगे ब्रीथ को, और क्या करने को बोलेंगे, साथ में बियर डाउन करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। फोर्थ है टेक अ शैलो ब्रीथ, मतलब स्लोली ब्रीथ लेनी है, तो ऐसा तो कुछ कहा नहीं जाता, तो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट, कि नर्स क्या कर रही है, एक असेसमेंट परफॉर्म कर रही है क्लाइंट के ऊपर, जिसमें क्या है, हु हैड अ टोटल हिप रिपेयर, जिसको टोटल हिप रिपेयर हुआ है कब, दिस मॉर्निंग या फिर ऑन द डे, ठीक है, कि एक दिन की मॉर्निंग में उसको टोटल हिप रिपेयर हुआ है ना। विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट दैट द पेशेंट इज इन पेन, कि ऐसा इनमें से कौन सी फाइंडिंग है जो ये दर्शाएगा कि पेशेंट किसके अंदर है, पेशेंट को क्या हुआ है, पेशेंट किस में है, पेन में है, पेशेंट को दर्द हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द क्लाइंट ब्लड प्रेशर इज 140/80, ये तो नॉर्मल है, 140/80 तो नॉर्मल ही है,
ठीक है। नॉर्मली पहले कितना पहले अपन अभी बुक्स में कितना पढ़ते हैं, 120/80 mm ऑफ Hg ये पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिसर्च 140 से 80 भी नॉर्मल ही है। लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है कि नॉर्मल है, ठीक है। द क्लाइंट इज अनेबल टू कंसंट्रेट, द क्लाइंट प्यूपिल इज डायलेटेड, द क्लाइंट ग्रिमेसेस ड्यूरिंग केयर। तो देखो ध्यान दीजिए, जब भी सर्जरी की जाती है तो क्या दिया जाता है क्लाइंट को, क्या दिया जाता है क्लाइंट को, एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये एनेस्थीसिया देने के बाद में क्लाइंट के अंदर 24 आवर्स तक एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहता है, ठीक है। 24 आवर्स तक एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहता है। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्लाइंट का ओरिएंटेशन है, क्लाइंट का ओरिएंटेशन जो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब्ड रहता है, ठीक है। किसकी वजह से, एनेस्थीसिया की वजह से। समटाइम्स नहीं भी रहता, कई बार रहता भी है, तो डिपेंड करता है कंडीशन पे। सेकंड, जो क्लाइंट का कॉन्शियसनेस है वो भी लगभग थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, ठीक है, ओके। क्लाइंट का जो कंसंट्रेशन है वो भी डिस्टर्ब रहेगा, अभी तो सर्जरी से आया, एनेस्थीसिया लगा है, डिस्टर्ब रहता है। क्लाइंट की जो प्यूपिल्स है, ठीक है, समझ रहे हो, क्लाइंट्स की जो प्यूपिल्स हैं वो भी कैसी रहती हैं, डायलेटेड रहती हैं। किसकी वजह से, एनेस्थीसिया के इफेक्ट की वजह से। समझ में आया। तो ये दोनों तो किसकी वजह से हो गए, एनेस्थीसिया की वजह से हो गए। किसकी वजह से, एनेस्थीसिया की वजह से। अब लास्ट ऑप्शन है द क्लाइंट ग्रिमेसेस ड्यूरिंग केयर। मैम ये क्या होता है ग्रिमेसेस, ग्रिमेसेस क्या होता है कि जो भी अपन क्या अपने फेशियल एक्सप्रेशंस जो आ रहे हैं, बॉडी का जो टेक्सचर है उसको अपन ग्रिमेसेस बोलते हैं। तो जैसे क्लाइंट, एक नर्स है वो क्लाइंट के पास गई, उसके केयर कर रही है और क्लाइंट ने कुछ शक्ल इस तरीके से बना रखी है, उसके माथे पे झुर्रियाँ टाइप आ रही हैं, तो वो नर्स क्या अज्यूम करेगी, नर्स ये अज्यूम करेगी कि क्लाइंट को जरूर पेन हो रहा है, इस वजह से क्लाइंट ने ऐसा फेस बना रखा है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, द नर्स एडमिनिस्टर अ मेडिकेशन, नर्स ने एडमिनिस्टर की मेडिकेशन, किसको कर दी, रॉन्ग क्लाइंट को कर दी। समझ में आ रहा है, किसको कर दी, रॉन्ग क्लाइंट को कर दी है, एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन टू द रॉन्ग क्लाइंट, ठीक। द एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन इज टू, फिर एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा। तो देखिए, जब भी कोई भी नर्स से कोई भी गलती हो जाती है, ठीक है, जानबूझ के तो कोई नहीं करता, जब भी नर्स से कोई गलती हो जाती है तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सबसे पहले जो भी मिस्टेक हुई है क्लाइंट से रिलेटेड वो फिजिशियन को बताए, इंचार्ज को बताए अपनी, ठीक है। उसके बाद में जो भी उसने मिस्टेक करी है वो इंसिडेंस रिपोर्ट में लिखे, क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स में लिखे, और जितना भी कंप्लीट प्रोसेस है, जो भी क्लाइंट्स के अंदर उस एक्शन के द्वारा जो भी इफेक्ट आया है उसको ट्रीट करे, सारा कंप्लीट प्रोसेस करे। समझ गए आप कि सबसे पहले क्या करना है, इंचार्ज को बताना है, फिजिशियन को बताना है, इंसिडेंस रिपोर्ट में लिखना है, डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। पेशेंट के या क्लाइंट के जो डॉक्यूमेंट्स है उनके अंदर भी लिखना है, और साथ साथ में कंप्लीट जो प्रोसीजर रहता है वो भी कंप्लीट करना है। जब भी क्लाइंट क्या, जब भी नर्स क्या कर रही है किसी क्लाइंट के साथ में अनइंटेंशनली कोई गलत एक्ट कर दिया गया उससे, समझ में आया। तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। सबसे पहला क्या बोला, सबसे पहला बोला गया मॉनिटर द क्लाइंट फॉर एलर्जिक रिएक्शन बिफोर रिपोर्टिंग द क्लाइंट, कि क्या करना है, क्लाइंट को मॉनिटर करना है एलर्जिक रिएक्शन को, किससे रिपोर्ट करने से पहले, इंचार्ज को रिपोर्ट करने से पहले। यहाँ पर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, इंचार्ज आएगा। इंचार्ज को रिपोर्ट करने से पहले जो नर्स है वो क्या करेगी, क्लाइंट के एडवर्स रिएक्शंस को मॉनिटर करेगी। सेकंड, डॉक्यूमेंट द एरर ओनली इफ द क्लाइंट हैज एन एडवर्स रिएक्शन, कि जितने भी क्या आए एरर्स आए हैं वो क्या करेगी, क्लाइंट उसको डॉक्यूमेंट कर देगी, ठीक है। थर्ड क्या है, रिपोर्ट द एरर टू द फिजिशियन, डॉक्यूमेंट द मेडिकेशन टू द क्लाइंट्स रिकॉर्ड एंड इन इंसिडेंस रिपोर्ट एंड कंप्लीटेड, जो कि मैंने अभी आपको बताया
समझ गए होगे आप लोग, है ना। फोर्थ क्या है, नोटिफाई द फिजिशियन एंड डॉक्यूमेंट द एरर ऑन द इंसिडेंस रिपोर्ट। अब इसमें आ तो रहा है, सही बात बोल तो रहा है इस ऑप्शन में भी, लेकिन क्या ये ऑप्शन सही है, कंप्लीट है जो चीज मैंने बताई? नहीं मैम, ये कंप्लीट नहीं है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा माय डियर स्टूडेंट? राइट ऑप्शन इज थर्ड वन। क्लियर हो गया? इजी है क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं इस तरीके से क्वेश्चन नॉर्थ सेट के अंदर, यू नो दैट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, जब भी सुनिए, जब भी अपन क्या करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, जैसे 100 एमसीक्यूज अपने पास है, बहुत समय से अपन तैयारी करते हुए आते हैं, अपन को पता है, उसमें से अपन 50% एमसीक्यूज तो यूं ही सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि अपन रिपीटेडली पढ़ रहे हैं। जो फ्रेशर्स हैं वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन देते हैं, अपना डेडिकेशन देते हैं, तब जाके दे कैन सॉल्व द क्वेश्चन, एंड एट कुछ सर्टेन टाइम के बाद में वो भी क्या कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन तो नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, राइट। ऐसा ही होता है। तो जब तक बच्चे आपकी थ्योरी या फिर आपका जो कंसेप्ट है, ठीक है, जैसे जीएमआर कोचिंग में बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाता है, पूरा जो थ्योरी पोर्शन है उसको कवर किया जाता है, आपको पता है ना। तो उसको जब तक कवर आप नहीं करोगे, लर्न नहीं करोगे, यू कैन नॉट सॉल्व एवरी क्वेश्चन। यस, तो कंटेंट का क्या होना चाहिए, पूरा कमांड होना चाहिए फिंगर टिप्स पे, तब आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। विदाउट कंटेंट या आप बिना कंटेंट करे ही आप एमसीक्यूज की तरफ भाग रहे हो, तो आप गलत ही करके आओगे हमेशा। तो कंटेंट्स को सॉल्व करना जरूरी है, कंटेंट्स को हमेशा फिंगर टिप्स पे रखना जरूरी है, देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समझ में आ चुका है आपको? ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ क्लाइंट इज हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंट वॉमिटिंग। ओके, कि क्लाइंट है, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, और उसको क्या हो रही है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है। द नर्स शुड मॉनिटर द क्लाइंट क्लोजली फॉर विच प्रॉब्लम, कि जो नर्स है वो किसके लिए मॉनिटर करेगी? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, डायरिया। क्या डायरिया के लिए मॉनिटर करेगी? क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए करेगी, या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के लिए करेगी, या हाइपर एक्टिव बोवल सिंड्रोम के लिए करेगी? समझ में आ गया क्वेश्चन? देखिए, जब भी जीआईटी प्रॉब्लम होती है, अक्सर वॉमिटिंग के साथ साथ में डायरिया भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? डायरिया। जैसे एग्जांपल, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है, और डायरिया होता है तो ऑफकोर्स सी बात है, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो बढ़ जाते हैं। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इनके बढ़ने की वजह से क्या देखने को मिलता है, हाइपर एक्टिव बोवल साउंड सुनने को देखते हैं, या फिर सिंड्रोम भी अपन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसा कुछ असेसमेंट फाइंडिंग के लिए लगा नहीं, एलिमिनेशन मेथड यूज में लिया, हटा दिया मैम, दिस इज नॉट सो, क्या कर सकते हैं इसको अपन इतना ज्यादा कंसिडर नहीं कर सकते, इसको भी अपन नहीं कर सकते। वॉमिटिंग हो रही है क्लाइंट को, क्लाइंट का जो एसिड है वो वॉमिटिंग के थ्रू निकल चुका है, तो क्लाइंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। क्या होगा क्लाइंट को, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब इसके साथ साथ में एक चीज और समझिए, एक टेक्निक है दैट इज रोम, ROME। क्लियर? क्या है? रोम। इसके अंदर क्या होता है, आर से क्या होता है, रेस्पिरेशन, ठीक है, ओ से क्या होता है, अपोजिट, अभी बताऊंगी कैसे, एम से क्या होता है, मेटाबॉलिक, और ई से इक्वल। आपने एसिड बेस इम्बैलेंस पढ़ा होगा ड्यूरिंग योर नर्सिंग कोर्सेज, उसमें क्या देखने को मिलता है, जब भी रेस्पिरेटरी से अपन रिलेटेड एसिड बेस इम्बैलेंस का बता रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जब पीएच क्या हो रहा है, अपोजिट बताया मैंने, इनको एक अलग पार्ट में कर लो, इसको एक अलग पार्ट में कर लो, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ गया? ओके, तो जब भी क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन एसिडोसिस हो रहा है या फिर एल्कोलोसिस हो रहा है, इस दौरान क्या देखने को मिलेगा, पहले इसको समझेंगे, ध्यान रखना। अब नोटबुक और
पेन लेके बैठा करो जिससे आप लिख सको साथ के साथ में, है ना, कवर करते रहो, नहीं तो अपलोडेड वीडियोस हैं, आप दोबारा से देख सकते हैं इजीली, ठीक है। ओके, रेस्पिरेशन का इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या होता है डियर स्टूडेंट, पीएच जो होता है नॉर्मल कितना होता है 7.35 से लेके 7.45 ये होता है। जब 7.35 से पीएच क्या जाता है, बिलो जाता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है एसिडोसिस। और जब पीएच 7.45 से ज्यादा जाता है तो उसको बोलते हैं अपन एल्कोलोसिस। यही बोलते हैं, ठीक है। तो जब रेस्पिरेशन का किससे रिलेटेड होता है, CO2 से। किससे रिलेशन होता है, CO2 से। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, रेस्पिरेशन में अपोजिट होता है। कैसे, जब भी पीएच बढ़ेगा, व्हेन पीएच इंक्रीजेस, कितना 7.4 से ज्यादा, तो क्या होगा, उसके साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वो क्या होगी, हमेशा कम होगी। ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कहलाएगी। क्यों, एक और रिलेशन है, CO2 कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए भी। तो एसिडोसिस तो मैंने बोला नहीं, मैंने क्या बोला, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, समझ में आया, ठीक है। दूसरा, जब भी पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो CO2 क्या होगा, बढ़ जाएगा। CO2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ये किसको शो करेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को। ये किसको शो कर रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस को, ठीक है। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, मेटाबॉलिक, ठीक है। मेटाबॉलिक में क्या है देखते हैं, देखिए मेटाबॉलिक के अंदर क्या है, बाइकार्बोनेट दैट इज HCO3 कितना होता है 22 से 26, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट है ना, इतना नॉर्मल होता है। इसमें क्या होगा कि जब भी पीएच क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, बढ़ रहा है, तो साथ साथ में HCO3 भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा पीएच तो कौन सी कंडीशन होगी, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस की कंडीशन होगी, ठीक है। ओके मैम, जब भी पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बाइकार्बोनेट भी साथ के साथ में कम होगा। ये कैसी कंडीशन होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होगी, समझ रहे हो। तो दिस इज द शॉर्ट रिव्यू ऑफ योर एसिड बेस इम्बैलेंस, ठीक है। तो जब भी वॉमिटिंग हो रही है, तो वॉमिटिंग में क्या हो रहा है, एसिड निकल रहा है। कैसी वॉमिटिंग हो रही है, पर्सिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, तो इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। देखो बहुत कम वॉमिटिंग होती है तो इतना ज्यादा एसिड नहीं निकल पाता, लेकिन बहुत पर्सिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है तो क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमेशा बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ड्रग कैलकुलेशन से रिलेटेड, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, 2-3 क्वेश्चन तो ड्रग कैलकुलेशन के आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझते हैं क्या है। अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड पोटेशियम क्लोराइड, कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने क्या प्रिस्क्राइब किया है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रिस्क्राइब करा है क्या, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड कितना 30 मिली इक्विवेलेंट, और उसको किस में ऐड करना है, 1000 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर उसको ऐड करना है, एंड टू बी एडमिनिस्टर्ड ओवर 8 आवर्स, कितने आवर्स में उसको एडमिनिस्टर्ड करना है, 8 आवर्स के अंदर एडमिनिस्टर्ड करना है। द लेबर ऑन द मेडिकेशन, जो लेबल है मेडिकेशन का वो क्या कहता है कि उसके अंदर कितना प्रेजेंट है, 40 मिली इक्विवेलेंट पर 20 ml प्रेजेंट है, ठीक है। The nurse prepare how many milliliters of potassium chloride to administer the correct dose of the medication, कि कितना एडमिनिस्टर्ड करेगी। क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर है, ओके। तो देखो जब भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड करनी होती है, मेडिकेशन जब भी एडमिनिस्टर्ड करनी होती है, किसी मतलब कभी मिलीलीटर्स और जैसे मिलीलीटर्स में पूछ लिया गया, इसके अंदर मेडिकेशन जैसे एडमिनिस्टर्ड करनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, D upon A, that is desired upon available into quantity,
कितनी क्वांटिटी है उसमें, इक्वल्स टू जो अपन को देना है पेशेंट को। तो कितना देना है, डिजायर्ड कितना हो गया, अब पेशेंट कितना देना चाहता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर, 30 मिली इक्वलेंट इतना देना चाहता है। अवेलेबल कितना है बॉटल के अंदर, 40 मिली इक्वलेंट, सॉरी 40 मिली इक्वलेंट, कितने ml में, 20 ml के अंदर। कैसे सॉल्व करेंगे, वी कैन कट फ्रॉम 0 to 0, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 5 3 जा 15 ml। क्लियर है, यस। तो राइट आंसर इज 15 ml इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आ रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ओके यस, रिसर्च का क्वेश्चन आया है। रिसर्च में क्या है, देखो रिसर्च एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा रिसर्च से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें हमेशा हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन रिसर्च से भी आते हैं, आपको पता है। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या होता है मैम, जब भी कोई भी रिसर्च की जाती है उसका एक डिजाइन बनाया जाता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा अपन को मास्टर प्लान, ब्लूप्रिंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है डियर स्टूडेंट, एक मास्टर प्लान या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट, एक नक्शा मिल जाता है। जैसे घर बनाते हैं तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, वैसे ही रिसर्च करने से पहले उसका एक मास्टर प्लान बनाना जरूरी है, या फिर वी कैन से दैट एक ब्लूप्रिंट बनाना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से जो रिसर्च है वो क्या होते हैं, उसके जो आउटकम है, उसके जो रिजल्ट है वो कैसे आते हैं, बिल्कुल इफेक्टिव आते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो समझते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया, देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, अ वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी। अ वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, की रिसर्च का एक ऐसा वे दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी, मतलब वो थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी से रिलेटेड नहीं हो, ऐसा नहीं होता, जो रिसर्च होती है वो भी थ्योरी बेस्ड होती है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। देखो जब भी रिसर्च करी जाती है, रिसर्च के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, मिक्स्ड रिसर्च होती है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट ऑप्शन है, समझ रहे हो। थर्ड क्या है, द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग, फॉर एग्जाम्पल अ ग्राफ। अब रिसर्च के जो फाइंडिंग्स है डियर स्टूडेंट, उनको भी प्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कि बार ग्राफ में कर दिया, पाई चार्ट में कर दिया, हिस्टोग्राम में कर दिया, अपन उनके डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पूरे रिसर्च को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रिसर्च रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे टेक्निक है, थीसिस है, ठीक है, जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स में अपन रिसर्च को जो भी है नई रिसर्च की गई है उसको अपन उसमें दिखाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। द फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा, कि रिसर्च क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है, कि ऐसा फ्रेमवर्क, क्या ऐसा फ्रेमवर्क जो क्या दर्शा रहा है, फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा। समझ में आ रहा कि रिसर्च डिजाइन क्या है, कि ऐसा फ्रेमवर्क जो हर स्टेज को क्या कर रहा है, कंसीडर कर रहा है, कलेक्शन से लेकर एनालाइज तक। तो ये क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, है ना, क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब सेल साइकिल जो चलती है वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। इस सेल साइकिल का नॉर्मल सीक्वेंस क्या है वो अपन पहले डिस्कस करेंगे। देखिए जब भी सेल साइकिल चलती है, स्टार्ट होती है वो G0 से, कहाँ से, G0 से, कहाँ से स्टार्ट होती है, G0 से, G0 से। G0 के बाद में G1 फेज आती है, G0 फेज, जिसके अंदर सेल का ग्रोथ स्टार्ट बिगिन ही होता है,
और G1 अगर आगे फर्दर ग्रो करता है, G0 G1, उसके बाद में आती है S फेज, फिर G2 फेज और M फेज, और M फेज के बाद में अगेन सेल साइकिल इस तरीके से चलती रहती है। G0 फेज में सेल का ग्रोथ हो रहा है, G1 फेज में भी सेल ग्रोथ कर रहा है, उसके बाद में जो S फेज है इसके अंदर जो DNA है बनता है सेल के अंदर, उसका सिंथेसाइज होता है कि S फेज के अंदर सेल का DNA बनना चालू हो जाता है। ठीक है, G2 के अंदर जो सेल है वो आगे फर्दर उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, और M फेज के अंदर 4 प्रोसेस देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है पीमैट। क्या होता है पीमैट? देखिए, P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, सेल डिवीजन जब होता है, सेल साइकिल जब चलती है तब ये फेजेस देखने को मिलती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इसके अंदर सेल अपने आप को बनाता है, टीलोफेज। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सेल साइकिल का नॉर्मल प्रोसेस हो गया। सबसे पहला फर्स्ट हो गया G0, सेकंड G1, थर्ड S फेज, फोर्थ G2 फेज, 5 M फेज। क्लियर हो गया? इस तरीके से सेल साइकिल चलती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे लास्ट नॉर्सेट में, लास्ट टू लास्ट नॉर्सेट में पूछा गया, या MSc एंट्रेंस में पूछा गया कि S फेज के अंदर क्या होता है। ठीक है, S फेज के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? DNA का सिंथेसाइज होता है। S से S लर्न कर लीजिए। ठीक है, और कौन से फेज के अंदर ये सेल डिवीजन की प्रोसेस देखने को मिलती है? M फेज के अंदर। तो ये क्या हो गए जी, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। क्लियर है? तब इस ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। G0, G1, S, G2, M है क्या राइट? G0 बताया, G1 बताया, S बताया, G2 बताया, M बताया, राइट है मैम? ठीक है, सेकेंड G0, G1, G2, S, M रॉन्ग, G0, M, G2, S, G1 very wrong, G0, G1, S, M and G2 wrong। राइट ऑप्शन पता चल गया? ओके समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओव्यूलेशन इज एसोसिएटेड विथ सडन राइज इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट पूछा गया 2015 में MSc एंट्रेंस में। ठीक है, MSc एंट्रेंस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ओव्यूलेशन इज एसोसिएटेड विद सडन राइज, कि ओव्यूलेशन जब होगा तब किसका सडन राइज होगा? क्या प्रोलैक्टिन का होगा, या टेस्टोस्टेरोन का होगा, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होगा, या फिर क्या ऑक्सीटोसिन का होगा? ठीक है, तो इसको समझने से पहले आपको एक डायग्राम क्लियर करवाते हैं, फिर आपको पता चलेगा। इसका एक प्रोसेस समझते हैं अपन को पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है, तो इसको समझते हैं ना। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल डे 0 से मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट हो रही है? डे 0 से लेके डे 28 तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। क्लियर है? 7 डे तक, एट द डे 7 या फिर 5th डे तक नॉर्मल ब्लीडिंग फेज होता है। क्लियर हो गया? ब्लीडिंग फेज देखने को मिलता है। क्लियर? जब ब्लीडिंग फेज कंप्लीट होता है तब ये हार्मोन्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल नॉर्मल है देखो। और जैसे ही ब्लीडिंग का बंद होने लग जाता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करती है, जिसकी वजह से क्या बनना स्टार्ट हो जाता है? ग्रेफियन फॉलिकल बनना चालू हो जाता है। क्या? ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, इस ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? ओवम। ओवम प्रेजेंट होता है। ये ओवम किसकी मदद से निकलता है? ग्रेफियन फॉलिकल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मदद से निकलता है। ये देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत पीक पे गया, इस ग्रेफियन फॉलिकल को इसने क्या कर दिया? ओवम बन रहा था, इस ग्रेफियन फॉलिकल को इसने रप्चर कर दिया, ओवम क्या हो गया? बाहर आ गया। ठीक है, तो जब कौन से डे पे आता है ये अपन को पता है, 14 डे पे हमेशा ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो ओवम ओव्यूलेशन के टाइम पे ओव्यूलेशन क्या, ओवम क्या हो रहा है? ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया? कौन से हार्मोन की वजह से? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। ग्रेफियन फॉलिकल कौन सा हार्मोन बनाता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है।
वो टूटता है किसकी मदद से है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मदद से टूटता है। क्लियर है, ओके। फिर जब ओव्यूलेशन हो जाता है, उससे पहले देखो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है बिल्कुल नॉर्मल था। फिर जो ओव्यूलेशन हो जाता है, जो रेमिनेंट्स बचते हैं किसके, ग्रेफियन फॉलिकल के, उसको बोला जाता है डियर स्टूडेंट दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोला जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। किसके रेमिनेंट, किसके बचे हुए पार्ट, ग्रेफियन फॉलिकल के। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन से डे पे आके एकदम पीक पे होता है, 21 डे पे आके एकदम पीक पे होता है। इस पे क्वेश्चन आता है कि कौन से डे पे पीक पे होता है, कौन से डे पे, 21 डे पे। इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ओव्यूलेशन कराने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हुआ। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस से। क्वेश्चन में क्या बोला था, देखिए क्वेश्चन में कहा ओव्यूलेशन इज एसोसिएटेड विद सडन राइज इन, किस हार्मोन का सडन राइज हो रहा है जो ओव्यूलेशन से एसोसिएट कर रहा है, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर हो गया। पहला ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का कोई रोल नहीं होता ओव्यूलेशन में, टेस्टोस्टेरोन का कोई रोल नहीं होता ओव्यूलेशन में, ऑक्सीटॉक्सिन का कोई रोल नहीं होता ओव्यूलेशन में। ऑक्सीटॉक्सिन हेल्प करता है मिल्क के इजेक्शन में या फिर फीटस डिलीवरी कराने में, फीटस की डिलीवरी कराने में। समझ में आ गया, इसमें कोई रोल नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन का। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट गिवन बिलो। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, इसका नाम बताना है। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली नॉर्सेट में आया गया 2021 के अंदर। बहुत सारे नॉर्सेट इमेज बेस्ड क्वेश्चन हर बार पूछता है, उसमें ये क्वेश्चन आया गया है। देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, देखिए इधर सबसे पहला है डॉयंस रिट्रैक्टर, डेवियर्स रिट्रैक्टर, मॉरिस रिट्रैक्टर एंड सिम्पसन रिट्रैक्टर। हमेशा ध्यान रखना दो तरीके के रिट्रैक्टर के अंदर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। एक होते हैं डॉयंस रिट्रैक्टर के अंदर, एक होते हैं, एक मिनट, एक तो होते हैं डॉयंस रिट्रैक्टर के अंदर और एक होते हैं डेवियर्स रिट्रैक्टर के अंदर। डॉयंस रिट्रैक्टर के और इसमें क्या फर्क है, देखिए मैं बताती हूँ, हमको कभी कंफ्यूज नहीं होगी। हमेशा इसके अंदर इस तरीके से देखिए वाई बनता है, यहाँ से देख लिए चाहे यहाँ से देख लिए। ठीक है, इसके अंदर यहाँ तो इस तरीके से हैंडल होती है डियर स्टूडेंट, या फिर इस तरीके से एक हैंडल दे दिया जाता है जिसमें आप फिंगर अपना टाई कर सकते हो और यू कैन इजीली रिट्रैक्ट द एब्डोमिनल मसल्स, या फिर वी कैन यूज दिस रिट्रैक्टर ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी। ठीक है, रिट्रैक्ट करने के लिए। क्लियर हो गया। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द डॉयंस रिट्रैक्टर। ये तो क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब मैम डेवियर्स रिट्रैक्टर क्या है। डेवियर्स रिट्रैक्टर कुछ इस तरीके से होता है, देखो एक बार मैं इसको पूरा रब करके बताती हूँ, इधर ध्यान दीजिए। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। देखो ये पूरा इस तरीके से डेवियर्स रिट्रैक्टर होता है, मेटालिक बॉडी होती है, ये भी रिट्रैक्ट करने में हेल्पफुल रहता है। समझ रहे हो, इस तरीके से मैंने बना के इसलिए दिखाया जिससे तुम लोग भी इस तरीके से लर्न कर लो। इसी तरीके से डेवियर्स रिट्रैक्टर होता है। इस डेवियर्स रिट्रैक्टर के अंदर कैसे, ये ए हमेशा बनता है। अब लर्न करने का टेक्निक क्यों बताया, इसके अंदर तो क्या बन रहा था, वाई। ठीक है, और इसके अंदर क्या बनता है, ए। देखो डॉयंस का वाई और डेवियर्स का ए। ठीक है, इस तरीके से लर्न कर लेना, डॉयंस का वाई और डेवियर्स का ए। तो इस तरीके से क्या बनाया, क्या अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और रिट्रैक्टर हमेशा रिट्रैक्ट करने में हेल्पफुल करते हैं। समझ में आ रहा है। तो डॉयंस का वाई और डेवियर्स का ए। तो इस तरीके से आप लर्न कर लेना, इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, हमेशा ये आते ही यू कैन इजीली सॉल्व इट। ठीक है,
तो आज की क्लास आई होप सो आपको सबको समझ में आई होगी, जितने भी एमसीक्यूज अपन ने पढ़े हैं कि किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड यूज में लिया. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.